हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। मैं आप लोग का बायोलॉजी टीचर मिस्टर रोहित। और आज की क्लास में मैं आप लोग करवाने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है बाबू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एवं डिजीज का मतलब होता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वह है कि एक हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं। व्हाट इज हेल्दी पर्सन। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा यही आता है कि ऐसा नहीं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं। देखो बाबू, हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन सबसे पहले दिया था WHO ने। WHO के अकॉर्डिंग टू WHO इसको बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन कौन है बाबू? वैसा पर्सन जो फिजिकली हेल्दी हो। क्या बाबू? फिजिकली हेल्दी हो। सेकंड, मेंटली वेल हो, वेल बीइंग हो, या फिर हम लोग बोलेंगे सोशली वेल बीइंग हो, या फिर आप लोग और बोलिए, क्या बोलोगे? हाँ जी, इमोशनली WHO क्या कहता है बाबू? सबसे पहले WHO ने एक डिफिनेशन दिया था कि हेल्दी पर्सन कौन है, कि वैसा पर्सन जो फिजिकली वेल हो, मतलब एक सही हो, मेंटली भी ठीक ठाक हो, और सोशली भी ठीक ठाक हो, इमोशनली भी वेल बीइंग हो, यानी कि बिल्कुल ठीक हो, वेल बीइंग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? हेल्दी पर्सन बोलते हैं। अब देखिए, फिजिकली कहने का सेंस है कि भाई जो इंसान है वो फिजिकली बिल्कुल फिट हो, यानी कि वह दिखने में अच्छा खासा हो, उसका भाई फिजिकली की उसके एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए उसका वेट है। और फिजिकली का मतलब कि उससे किसी भी तरह का मतलब कोई डिजीज नहीं हो, या फिर वह दिखने में सही सलामत हो, हट्टा काटा नौजवान हो, उसे फिजिकली बोलेंगे। एक मिनट, पंखा का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। हाँ जी, चलिए फैन स्टार्ट करो। तो सेकंड है आपका मेंटली का मतलब क्या होता है कि वैसा इंसान जो मेंटल रूप से बिल्कुल ठीक हो, पागल ना हो। अगर कोई पागल इंसान है बाबू तो क्या हम उसे बोल सकते हैं कि हेल्दी पर्सन है? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। कोई पागल इंसान है नहीं, मेंटली रूप से वह भी इंसान खराब होते हैं जिसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। जैसे आप लोग आए दिन देखते आ रहे हो कि हमारे सोसाइटी में रेप का केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। छोटे छोटे बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, और अपहरण करके क्या कर दिया जाता बाबू? रेप कर दिया जाता। तो बताओ, क्या उसका मेंटली स्ट्रोंग है? क्या मेंटली वह ठीक ठाक है? नहीं। तो मेंटली जो ठीक ठाक रहेगा बाबू, मतलब जो काम उसे करना चाहिए उस काम को अच्छे तरीके से करेगा तो मेंटली ठीक ठाक हो। अब एक होता सोशली कहने का सेंस है कि हमें समाज में, हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, बड़े लोगों से कैसे बात करना चाहिए, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सोशली। अब मान लो कोई इंसान है तो सोसाइटी में भाई बगल वाले पड़ोस की आंटी से उसने लड़ाई मोल ले लिया, तो बताओ क्या उसे हेल्दी पर्सन कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सोसाइटी में देखा जाता है कि आपकी मम्मी ने मान लीजिए कि बगल वाली पड़ोस की आंटी से लड़ाई किया। वेट वेट वेट, लगता है कुछ गले में फंस गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लगता है कि मेरे गले में कुछ फंस गया था। चलिए मैं क्या बता रहा, सोशली कहने का सेंस है कि हमें समाज में, हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। अगर हम मतलब सही तरीके से रह रहे हैं, मतलब कि बड़े लोगों से बात करने का तरीका, कि बड़े लोगों से कैसे बात करना चाहिए।
अगर उस तरह से कोई इंसान मतलब अच्छे तरीके से बात करता है, सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहता है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, वह सोशली हेल्थी है। ठीक है। अब एक मैंने दिया था, जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने बगल वाले पड़ोस के आंटी से लड़ाई किया है, और लड़ाई आपकी मम्मी ने किया है बाबू, और बोलोगे आप लोग भी नहीं। भाई, आपकी मम्मी ने लड़ाई किया है तो आपका क्या मतलब निकलता है कि बात ना करो। आप उसको सोचिए कि किस तरह से लड़ाई को ठीक किया जाए। तो इस तरह से सोशली तरीके से ठीक नहीं हो सकते हैं ना। तो समाज में हमें किस तरह से रहना चाहिए, रहन सहन अगर सही होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वह सोशली रूप से वह हेल्थी हो। सेकंड है बाबू इमोशनली। इमोशनली का मतलब तो आप सभी लोगों को पता है, दया। अब मान लीजिए किसी इंसान के अंदर दया नाम की चीज़ ही नहीं है, तो बताओ क्या इमोशनली वह ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि आप मुर्गे की दुकान पर जाते हो, मुर्गा की दुकान पे जाते हो, देखते हो क्या मुर्गा को काट देता है भाई, तो बताओ क्या उसके अंदर इमोशनल है, क्या उसके अंदर दया नाम की चीज़ है? अगर दया नाम की चीज़ होती तो क्या वो मुर्गे को काटता? नहीं ना। तो हेल्दी पर्सन का डिफिनेशन WHO ने यही बताया कि वैसा पर्सन जो फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, सोशली ठीक हो और इमोशनली वेल बींग हो। वेल बींग मतलब कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन बोलेंगे। क्लियर है बाबू? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं कि देखिए, जो ह्यूमन का जो हेल्थ होता है, ह्यूमन का जो हेल्थ होता है उसको 3 फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। कितने फैक्टर इफेक्ट डालेंगे? देयर आर 3 फैक्टर्स अफेक्टेड इन आवर हेल्थ। सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका जेनेटिकली, जेनेटिक हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा बाबू क्या बोलोगे जेनेटिक के बाद? सेकंड आपका हो जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। थर्ड को हम लोग बोलेंगे लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल कहने का सेंस है ह्यूमन हेल्थ को कितने फैक्टर इफेक्ट डालता है बाबू? तो 3। क्या बाबू? ह्यूमन हेल्थ को 3 फैक्टर इफेक्ट डालता है। सबसे पहले जेनेटिक। जेनेटिक जेनेटिक कहने का सेंस है जैसे मान लीजिए जीन्स एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। ये बोल सकते हैं जेनेटिकली का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मेलिटी ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, यानी कि जीन्स में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल आ गया है, जैसे किसी भी तरह का जीन में म्यूटेशन हो गया होगा। म्यूटेशन का मतलब तो पता ही आप लोगों को, सडन चेंज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब भाई जेनेटिक मटेरियल में अचानक से किसी तरह का बदलाव आ जाएगा बाबू, तो बताओ क्या जेनेटिकली हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा। उसके बाद क्रोमोजोम। अब मान लीजिए क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमारे बॉडी में घट गया, अब क्रोमोजोम में किसी प्रकार का इफेक्ट आ जाता है, तो बताओ क्या यह हमारे हेल्थ को प्रभावित करेगा, इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा। तो इसलिए बोला जाता है, अच्छा जेनेटिक जो एबनॉर्मेलिटी होता है ना, वह अपने माता पिता से ऑब्टेन होता है। कहाँ से? ऑब्टेन ऑब्टेन पेरेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है बाबू। जो एबनॉर्मेलिटीज होता है वह कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है? माता पिता से जन्म के साथ ही क्या हो जाता है? ऑब्टेन हो जाता है। आप लोगों ने जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ा होगा कि क्या होता है बाबू? वैसा डिजीज जो क्या होता है, अपने पेरेंट्स से प्रोगेनी में ट्रांसफर होता है, जनरेशन बाय जनरेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक। लेकिन हमें समझना है कि जेनेटिकली किस तरह से ह्यूमन के हेल्थ को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। तो एबनॉर्मेलिटीज ऑफ जीन एंड क्रोमोजोम। क्लियर है बाबू? और ये कैसे ऑब्टेन होते हैं? तो भाई पेरेंट्स से ही हो जाते हैं। क्लियर? जन्म के साथ ही, एट द टाइम ऑफ बर्थ। इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहने का सेंस है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से हमें इन्फेक्शन फैल सकता है, या फिर किसी भी पैथोजन से, या फिर बोल सकते हो
किसी भी फैक्टर, क्या बोलोगे आप लोग उसे, टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। इन्फेक्शन कहने का सेंस है कि किसी के थ्रू आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। जैसे मान लीजिए वायरस के थ्रू, वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड हो सकते हो। अभी सेकंड हो सकता है बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्टेड हो सकते हो। थर्ड वर्म के थ्रू इन्फेक्टेड हो सकते हो। या फिर थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो जाएगा आपका, क्या बोलोगे आप लोग, वायरस बैक्टीरिया वर्म्स, इतना ही ठीक है ना। अभी जर्म लिख लीजिए ना, जर्म जान लो। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी, देखो जो रोग फैलाने का काम करता है उसे पैथोजेंस बोलते हैं। तो किसी के थ्रू क्या हो सकता है बाबू, हम इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वायरस रोग फैला देगा तो बताओ इन्फेक्टेड हो जाएंगे ना। बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वर्म के थ्रू इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जर्म के। तो बताओ क्या वायरस के थ्रू अगर होते हैं तो बताओ क्या हमारे ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं तो बताओ क्या हमें हमारे ह्यूमन के हेल्थ को प्रभाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा। वर्म के थ्रू होते हैं तो बताओ क्या हमारे हेल्थ को प्रभाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा। ठीक है ना, तो इन्फेक्शन अकर्स। ठीक है, अब लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल कहने का सेंस है कि लाइफ स्टाइल किस तरह से हमारे ह्यूमन के हेल्थ को इफेक्ट डालता है। लाइफ स्टाइल कहने का सेंस है बाबू को देखो कि हमें कोई भी काम सही समय से करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये लाइफ स्टाइल कहने का सेंस कि हमें समय से उठना चाहिए, हमें समय से खाना चाहिए, हमें समय से एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम मोबाइल चलाना चाहिए बाबू। बताइए अगर हम कोई भी काम समय से करेंगे तो बताओ क्या हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभाव, लाइफ स्टाइल ह्यूमन हेल्थ को प्रभाव डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा। लेकिन मान लो कि अगर हम किसी काम को सही समय से नहीं करते, जैसे मान लीजिए कि समय से ना खाना खाते हैं, अगर समय से खाना नहीं खाएंगे तो लाइफ स्टाइल हमारा गड़बड़ होगा, और लाइफ स्टाइल गड़बड़ होगा बाबू तो ह्यूमन के हेल्थ को प्रभाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा। अब जैसे मान लो समय से हम नहीं सोते हैं, अगर हम समय से नहीं सोते हैं तो बताओ क्या यह हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभाव डाल सकता है, बिल्कुल डालेगा। अब जैसे मान लो कि हम लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ऐड नहीं किया तो बताओ क्या हमारा बॉडी हेल्थी रह पाएगा, अगर हेल्थी नहीं रहेगा बाबू तो बताओ क्या ह्यूमन के हेल्थ को यह प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा बाबू। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करने का सेंस क्या, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब बताओ अगर हम किसी इंसान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे तो बताओ क्या यह हमारे ह्यूमन हेल्थ को प्रभाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा। तो चलिए बाबू ह्यूमन हेल्थ को कितने फैक्टर प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो 3 फैक्टर, देयर आर 3 फैक्टर्स अफेक्टेड्स इन आवर बॉडी। फर्स्ट हो जाएगा आपका जेनेटिकली, सेकंड हो जाएगा इन्फेक्शन, और थर्ड हो जाएगा आपका लाइफ स्टाइल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं बताता हूं आप लोगों को जो डिजीज होता है जी, वह डिजीज 2 तरह का होता है। हमारे शरीर में डिजीज 2 तरह का होता है, DISEASE। डिजीज 2 तरह के होता है। एक डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे, या इसी का दूसरा नाम है बाबू इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड या इन्फेक्टस, ऐसा सॉरी, इन्फेक्टस डिजीज। सेकंड हो जाएगा हमारा नन कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं दूसरा नाम से नन इन्फेक्टस डिजीज। तो हमारे बॉडी में कितने तरह के डिजीज होते हैं, 2 तरह। एक हो गया कम्युनिकेबल और एक हो गया इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड का मतलब बाबू किसी भी ऑर्गेनिज्म नहीं बोले, किसी के थ्रू अगर हम इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड डिसीज। जैसे हो सकता है इन्फेक्टेड डिसीज में कौन कौन सा है कम्युनिकेबल में, जैसे मान लो बैक्टीरिया के थ्रू,
बैक्टीरियल इन्फेक्टस डिजीज। अब बताइए जी, अगर हम बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्टेड होंगे बाबू तो बैक्टीरियल इन्फेक्टेशन, क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड डिजीज बोलेंगे। सेकंड हो सकता है हमारा वायरल इन्फेक्टस डिजीज। अगर हम वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे वायरल इन्फेक्टस डिजीज। थर्ड हो जाएगा आपका वॉर्म इन्फेक्टस डिजीज। अगर हम वॉर्म के थ्रू इन्फेक्टेड हो रहे हैं बाबू तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉर्म इन्फेक्टेड डिजीज। क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग बोलेंगे क्या जी, वॉर्म के बाद प्रोटोजोआ। अगर प्रोटोजोआ के थ्रू अगर हम इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो उससे हम लोग बोलेंगे प्रोटोजोआ इन्फेक्टस डिजीज। तो मैंने कम्युनिकेबल के बारे में बात क्या बताया, कम्युनिकेबल का दूसरा नाम इन्फेक्टेड डिजीज। तो मान लीजिए अगर हम किसी के थ्रू इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल बाबू किसी, देखो जो रोग फैलाता है ना उसको हम लोग पैथोजिन्स बोलते हैं, पैथोजिन्स। जो रोग को स्प्रेड करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजिन्स बोलेंगे। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा डिजीज जो किसी के थ्रू नहीं फैलता है। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक में बस एक डिजीज के बारे में पढ़ना है आप लोग, कैंसर। अब बताइए जी, क्या कैंसर को कोई बैक्टीरिया इफेक्ट करता है, क्या कोई वायरस इफेक्ट करता है, क्या कोई वर्म करता है, क्या कोई प्रोटोजोआ करता है? इन चारों में से कोई नहीं करता है। तो बताओ क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्टेड डिजीज हुआ? यही था बाबू कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कंफ्यूज नहीं होना है, कम्युनिकेबल को इन्फेक्टस बोलते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई डिजीज हमारे शरीर में कितने तरह के होते हैं। क्लियर है। अब हमें सबके बारे में बारीकी से समझना है। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहले बैक्टीरिया के थ्रू कितने डिजीज होते हैं, वायरस के थ्रू कितने डिजीज होते हैं। होते तो बहुत है लेकिन बाबू जो एनसीईआरटी के बुक में जिन जिन डिजीज के बारे में पढ़ना होगा उनके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले समझते हैं बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सा डिजीज होता है उसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्लियर है। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टेड डिजीज में हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला है बाबू। तो जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला है उसमें से सबसे पहला जो हमारा है वह आता है आपका बाबू क्या, टाइफाइड। क्या बोलोगे आप लोग, बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला जो डिजीज है सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, टाइफाइड के बारे में। अगर मैं टाइफाइड की बात करूँ, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। टाइफाइड जो डिजीज होता है किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। यह बात क्लियरिटी है। अगर मैं बात करूं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है बाबू, तो कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टैमिनेटेड का मतलब होता है खाना और पानी की सहायता से क्या करेगा बाबू, जैसे मान लो इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड खाना और पानी होता है उससे यह जो टाइफाइड रोग होता है फैलने का चांस है, उसको साइंटिफिक टर्म दिया गया कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लियर है। अब बात करते हैं कि कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, कि विच ऑर्गन इन्फेक्टेड, कि कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, तो वह बोलोगे आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। ठीक है। अगर मैं इसके सिम्टम की बात करूं
इसका सिम्टम आ जाता है सबसे पहले हाई फीवर आएगा। हाई फीवर यानी कि तेज बुखार में 103 डिग्री से लेकर ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद क्या होता है वीकनेस, वीकनेस यानी कि कमजोरी आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? कमजोरी आने के बाद हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है खाना और भूख का ना लगना। बाबू क्या खाना भूख का मैं क्या बोल रहा हूँ, भूख का ना लगना, ठीक है ना। भूख नहीं लगने को ही क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं। उसके बाद हो सकता है आपका स्टमक पेन हो सकता है, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। पेट में दर्द के अलावा हो सकता है आपका वेट लॉस होता है। तो देखिए यही होता है टाइफाइड। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टेड डिजीज में सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि किसकी वजह से बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा डिजीज होता है। तो बैक्टीरिया के थ्रू तो सबसे पहला डिजीज है वह है आपका कौन सा, टाइफाइड। टाइफाइड की अगर मैं बात करूँ तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, सैल्मोनीला टाइफिन्यूरियम। क्या, सैल्मोनीला टाइफिन्यूरियम। अगर मैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करूँ कि किससे इन्फेक्शन फैलता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि दूषित या बोल सकते हो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू। क्लियर है? विच ऑर्गन इन्फेक्टेड एंड कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है बाबू, इन्फेक्ट होता है, तो आप लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? उसका इसका सिम्टम क्या है, कैसे हमें पता लग पाएगा कि टाइफाइड, इसका सिम्टम का तरीका, सबसे पहला सिम्टम कि हाई फीवर यानी कि तेज बुखार आना। क्लियर है? तेज बुखार के बाद क्या है बाबू, वीकनेस यानी कि हमारे शरीर में कमजोरी का आना। कमजोरी का नाम लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का ना लगना। उसको स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द, और पेट में दर्द के अलावा क्या हो सकता है आपका, वेट लॉस। क्लियर है? अब जान लीजिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट करता है कि भाई टाइफाइड है कि नहीं। टेस्ट को हम लोग बोलते हैं वाइडल टेस्ट। तो डॉक्टर होता है कौन बाबू, तो डॉक्टर होता है वह टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए किसका, टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग करेगा, वाइडल टेस्ट का यूज करेगा। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया। कम्युनिकेबल जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा डिजीज फैलता है, तो सबसे पहले इन्फेक्टस, क्या बोलोगे आप लोग, टाइफाइड डिजीज। क्लियर है? चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो बाबू बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला डिजीज है उसे हम लोग बोलेंगे निमोनिया। निमोनिया के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि निमोनिया जो होता है एक बैक्टीरिया से फैलता है बाबू। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया जो रोग होता है वह कॉज होता है, तो बोलोगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्लियर है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। उसके बाद करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब किसके थ्रू यह फैलता है बाबू, तो यह एयरबोर्न यानी कि वायु जनित, यानी कि हवा के माध्यम, यानी हवा के थ्रू क्या होता है, फैलता है। और इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहने का सेंस है हवा के द्वारा में कैसे फैलेगा। जैसे मान लो किसी इंसान को अगर निमोनिया हो जाता है तो वह क्या करेगा, खांसेगा। अगर खांसेगा, खांसने को ही जैसे मुंह से निकलने वाला जो चीज हो रहा है ड्रॉपलेट, मतलब वही समझ लेना, ठीक है ना। अब खांसेगा बाबू तो कहाँ जाएगा, हवा में तो आएगा ही। तो हवा के थ्रू यह क्या होगा, जो डिजीज होता है वह फैलेगा, इसलिए बोला जाता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्लियर है? उसका विच ऑर्गन इन्फेक्टेड, ये कौन सा ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का जो इन्फेक्ट करेगा, तो वह है आपका लंग्स। लंग्स को फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है। फेफड़ा में क्या होता है बाबू की फेफड़ा को यह क्या कर देता है, जाम नहीं करोगे मतलब इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जैसे मान लो कि अगर हम, जैसे आप लोग जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो कहाँ पे चला जाता है, फेफड़ा के पास चला जाता है। अब मान लीजिए हमारा जो लंग्स है वही इन्फेक्टेड है बाबू, तो क्या जो ऑक्सीजन है वह हमारे फेफड़ा तक आ तो जाएगा, लंग्स तक आ तो जाएगा, लेकिन वह जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, वही ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में, यानी बॉडी में टिश्यू में हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब इन्फेक्ट हो जाएगा ना, तो जो हवा आया तो है लंग्स में, वह उस हवा को हमारे बॉडी के सेल या टिश्यू तक स्प्रेड यानी कि पहुंचाने का काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा कि ब्लूइश ग्रीस यानी कि जो हमारा स्किन होता है
वह कैसा हो जाएगा, नीला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। स्किन नीला हो जाएगा और क्या बोल नाखून वगैरह नीला हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है नेल एंड स्किन कलर ब्लूइश ग्रेइश। तो सिम्टम वही हो सकता है हाई फीवर, वही वाला बात, तेज बुखार आ सकता है, हेडक आ सकता है। सबसे बड़ा बात यही याद रखना है आप लोग को, यह क्या हो जाएगा, ब्लूइश ग्रेइश हो जाता है, ठीक है ना। जो हमारा स्किन और नेल का कलर है वह क्या होता है, ब्लूइश ग्रेइश हो जाता है। चलिए ये हो गया हमारा कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टेड डिजीज में बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला दूसरा डिजीज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। मोड ऑफ इन्फेक्शन की कैसे यह फैलेगा, तो एयरबोर्न यानी कि हवा के द्वारा यह फैलेगा बाबू। विच ऑर्गन इन्फेक्टेड, तो लंग्स इन्फेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स होता है जो ऑक्सीजन को लेता है ना, वह ऑक्सीजन को हमारे बॉडी तक क्या बोलते हैं, बॉडी के टिश्यू या सेल तक ढंग से नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से हमारा नेल नाखून का कलर या स्किन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश ग्रेइश यानी कि नीला पड़ना शुरू हो जाता है। और सिम्टम में क्या हो, हेडक, सर में दर्द हो सकता है, अभी हाई फीवर हो सकता है बाबू। क्लियर है। ये हमारा हो गया बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला डिजीज। ऐसे तो बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला बहुत ही ज़्यादा डिजीज होता है बाबू, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में हमें 2 ही बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाले डिजीज के बारे में पढ़ना था। सबसे फर्स्ट हो गया हमारा क्या, टाइफाइड हो गया, सेकंड हमारा क्या होगा, निमोनिया। अब हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में जो दूसरा आता था हमारा वायरल डिजीज, यानी कि वायरस के थ्रू फैलने वाला डिजीज कौन कौन सा होता है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब जानने वाले हैं, ठीक है बाबू। चलिए जानते हैं। कंप्लीट बैक्टीरियल इन्फेक्टस डिजीज कंप्लीट। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए बाबू, जो नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज में जो सेकंड आता है वायरल डिजीज, यानी कि वायरस के थ्रू फैलने वाला डिजीज कौन कौन सा होता है। तो वायरस के थ्रू जो फैलने वाला डिजीज है वो सबसे पहला हमारा था कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे हम लोग खांसी बोलते हैं भाई, यह भी एक वायरस के थ्रू फैलने वाला रोग है। तो समझिए कि जो खांसी होता है वह किस वायरस के थ्रू फैलता है बाबू, तो वायरस का नाम है राइनो वायरस। क्लियर है। अगर मैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करूँ कि किसके थ्रू यह फैलता है, तब बोलोगे यार यह भी एयरबोर्न है, यानी कि वायु, यानी कि वायु जनित, यानी कि हवा के द्वारा यह भी फैलता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बाबू। सेकंड, विच ऑर्गन इन्फेक्टेड है, तो इसमें बाबू जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है वह क्या, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि फेफड़ा तक पहुंचने की इसकी औकात नहीं होती है। बस जो रिस्पायरेटरी जिससे हम सांस लेते हैं ना, वही वाला जो रास्ता होता है वह क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं इसमें राइनो वायरस की बात करूं, तो राइनो वायरस का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वह कितना होता है, 7 डेज होता है। यानी कि अगर राइनो वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा, अगर बॉडी के अंदर एंटर करेगा बाबू, तो क्या होगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो राइनो वायरस का जीवन काल कितना होता है, 7 दिन के अंदर यह प्राण को त्याग देगा। अब प्राण त्याग देगा बाबू, तो बताओ हमारे बॉडी में राइनो वायरस रहेगा ही नहीं, तो खांसी क्या रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि भाई खांसी होता है तो 7 दिन तक आप दवाई खाओ या ना खाओ, वह 7 दिन के अंदर आपका जो रोग है खांसी वह ठीक होना ही होना है, क्योंकि राइनो वायरस ही मर जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करें। ये वायरल डिजीज में हम लोगों ने कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है, उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे फेमस, तो नेक्स्ट हमारा जो वायरस के थ्रू फैलने वाला डिजीज है वह है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो हमारा है वायरस के थ्रू फैलने वाला रोग, उसे हम लोग बोलते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर है? चलिए अब इसको मिटाते हैं। एड्स समझ जानिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब बाबू यह भी एक वायरस के थ्रू फैलने वाला रोग है, तो वायरस का नाम जान लीजिए। उस वायरस का नाम है, वायरस का जो नाम है उसका नाम है HIV। HIV वायरस, इम्यूनो इफिशियंसी वायरस। वायरस का नाम क्या वो? HIV। अब चलिए कि HIV वायरस होता क्या है, इसको कुछ मैं ट्रिक से बताता हूँ। बताने का मतलब है, अगर किसी इंसान के अंदर, अगर किसी पर्सन के अंदर HIV एंटर करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे HIV पॉजिटिव। क्या बाबू? HIV पॉजिटिव बोलेंगे। अब ये जो HIV होता है, HIV वायरस होता है, वह हमारे बॉडी में कहाँ पे एंटर करेगा और कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? तो सबसे पहले यह कहाँ पे एंटर करेगा? ब्लड में। कहाँ पे पाया जाएगा HIV? ब्लड में। सेकंड हो सकता है बाबू गैमिट्स में। गैमिट करने का सेंस, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का होता है स्पर्म और फीमेल का होता है ओवम। तो अगर कोई इंसान HIV, अगर HIV किसी इंसान के अंदर HIV एंटर कर गया है, तब वह कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? चाहे तो वह ब्लड में हो, ब्लड में पाया जा सकता है, और कहाँ पे? गैमिट यानी कि मेल का स्पर्म में पाया जाता है, या फिर कहाँ पाया जाता है? ओवम में पाया जाता है। यहाँ पे क्लियर है? चलिए, यह जो वायरस होता है ना बाबू, बहुत ही खतरनाक होता है। बोलते हैं ये हमारे ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू भी यह वायरस फैल जाता है। कैसे ब्लड के थ्रू? जैसे मान लीजिए, कैसे बताओ, अगर आप सैलून में जाते हो, सैलून में जाते हो, जैसे मान लो कि कोई इंसान है, वह बाल कटवाने गया, लेकिन उस इंसान को क्या है बाबू? HIV वायरस है, यानी कि उसके शरीर में HIV वायरस एंटर कर गया है। तो जो HIV वायरस एंटर कर गया ना बाबू, तो उस पूरा, जैसे बोलते चाकू, छुरा बोलते, जो भी बोलते हो, छुरा उसने आप उसके गर्दन में, जिस व्यक्ति को HIV हो रखा है, HIV एंटर हो रखा है, एंटर कर रखा है उसके बॉडी में, उसको जैसे मान लो कि उसका मतलब बाल बनवा रहा था, बाल कटवा रहा था, और क्या हुआ कि उसका कट गया बाबू, तो जो चाकू होता है उसमें उसका ब्लड लग गया। अब चाकू में अगर ब्लड लग गया, तो इस चाकू से मान लो कोई दूसरा पर्सन आया और इस पर्सन को इसी चाकू से बाल बना दिया, और इस पर्सन का भी क्या हो गया? कट गया ऑर्गन। कट गया यानी कि गर्दन वाला हिस्सा या कोई भी हिस्सा कट गया। अब कट गया बाबू, तो बताओ चाकू में क्या लगा हुआ था? ब्लड लगा हुआ था, और इसका भी कट हो गया, तो बताओ इन दोनों का जो ब्लड होता है वह इंटरचेंज हो जाएगा। अब इंटरचेंज हो गया बाबू, तो उस इंसान के अंदर भी HIV एंटर कर सकता है। क्लियर है? समझ में आया किस तरह से फैलता है बाबू? ब्लड के थ्रू भी फैलता है। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए दूसरा बता रहा हूँ कि कैसे बताऊँ मैं। हाँ जी, ट्रेन, भगवान ने करे ऐसा हो, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, और ट्रेन से जा रहे हैं बाबू, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है बाबू, तो उसमें ऐसा भी, वहाँ पे तो बहुत सारे पर्सन बैठे हुए हैं, और उसमें एक ऐसा भी पर्सन बैठे हुआ जिसको HIV वायरस है। अब HIV वायरस रहेगा तो एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट हुआ बाबू, तो एक दूसरे का ब्लड इंटरचेंज होगा ना। अब एक दूसरे का ब्लड इंटरचेंज होगा तो किसी दूसरे के बॉडी में भी HIV फैलने का खतरा है। क्लियर है? अब चलिए, अब गैमेट के थ्रू कैसे फैलता है? जैसे मान लीजिए कोई इंसान को HIV हो रखा है, HIV वायरस यानी कि उस HIV वायरस ने हो रखा नहीं बोलेंगे, HIV वायरस उसके बॉडी में एंटर कर रखा है, ठीक है ना। एड्स हो रखा, HIV एंटर कर रखा है, तो बाबू तो बताओ स्पर्म, जैसे कोई मेल का स्पर्म में HIV एंटर कर रखा है, अब कोई फीमेल होती है वह इंटरकोर्स करेगी। अब इंटरकोर्स करेगी बाबू, तो मेल गैमेट
और मेल से क्या मिलेगा, फीमेल गैमेट मिलेगा। अब मेल से फीमेल गैमेट मिलेगा तो मेल को, अगर मेल के बॉडी में HIV एंटर कर रखा है, स्पर्म में है, तो फीमेल के ओवम में भी चला जाएगा, यानी कि फीमेल में भी होने का चांस है। क्लियर है? तो HIV कहाँ पे पाया जा सकता है? चाहे तो ब्लड में पाया जा सकता है, नहीं तो गैमेट यानी कि स्पर्म या ओवम में पाया जा सकता है। क्लियर है? अब चलिए, HIV करता क्या है बाबू? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो HIV पॉजिटिव होता है, जो HIV पॉजिटिव जो पर्सन होते हैं, HIV किसी के बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे ब्लड में जो WBC पाया जाता है, WBC को बोला जाता है व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। पूरा नहीं लिख रहा, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। HIV किसी व्यक्ति को हो गया तो किस पे इफेक्ट डालेगा, HIV या WBC। WBC में भी क्या होता है, T सेल होता है। अब बताओ बाबू, WBC ही क्या करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है ना जी। और इम्यूनो सिस्टम, जो क्या बोलते हैं, इम्यूनो सिस्टम को बरकरार यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारे T सेल यानी कि WBC का T सेल। तो जैसे आप लोग सुने कि रोगों से लड़ने का काम कौन करेगा, WBC करेगा। रोगों से लड़ने का काम कौन करेगा, WBC करेगा। WBC में भी कौन करेगा, T सेल करेगा। क्लियर है? अब मान ली HIV WBC पे क्या करता है, अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया ना बाबू, तो WBC हमारे बॉडी के इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब HIV ने WBC को अटैक कर दिया तो बताओ क्या इम्यूनो जो सिस्टम, क्या बोलते हैं भाई उसे, इम्यूनो जो पावर होता, इम्यूनिटी जो पावर होता है वह स्ट्रॉन्ग रह पाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे उस इंसान को एक डिजीज हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलेंगे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम। HIV ने WBC, अगर HIV ने इफेक्ट डाला WBC को, अब WBC पे इफेक्ट डालेगा तो बताओ WBC को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देगा। अब पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, उस बंदा को, उस पर्सन को एक बीमारी हो जाएगा जिसे हम लोग बोले एक्वायर्ड एड्स हो जाएगा। क्लियर है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तब बोला जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा फैलने का चांस होता है। ठीक है ना, आप बहुत सुनो एड्स के बारे में, कि कोई जरूरी नहीं है बाबू कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अकॉर्डिंग फैले, हो सकता है ब्लड इंटरचेंज हो सकता है। अब समझिए, अगर मुझे मान लो कि एड्स को जांच करवाना, टेस्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो टेस्ट होता है एलिसा BBI है, एलिसा के बारे में पूछा जाता है। तो अगर HIV टेस्ट किसके थ्रू होता है, तो एलिसा के थ्रू होता है। मे बी आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेबल डिजीज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया एक क्या, कॉमन कोल्ड के बारे में, और एक मैंने क्या पढ़ा दिया बाबू, वायरस के थ्रू। तो NCERT में हमें इन्हीं दो के बारे में पढ़ाई करनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं जी, प्रोटोजोआ के थ्रू फैलने वाला डिजीज, यानी कि प्रोटोजोआ डिजीज, इसके थ्रू फैलने वाला डिजीज में सबसे जो फेमस आपका आता है वह है आपका सबसे पहला मलेरिया। क्या बबुआ, मलेरिया। अगर मैं इस मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया किसके थ्रू फैलता है, प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। तो उस प्रोटोजोआ का नाम है बबुआ प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम नाम है। यहां तक क्लियर है? अब यह मलेरिया किसके थ्रू फैलता है, तो यह जो मलेरिया होता है वह मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर के थ्रू यह रोग फैलता है। और कौन सा मॉस्क्यूटो, तो फीमेल
फील्स मॉस्क्यूटो, यानी कि प्रोटोजोआ डिजीज में सबसे पहले मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलेगा, तो मलेरिया जो होता है किस प्रोटोजोआ के थ्रू फैलेगा, तो क्या बोलोगे आप लोग, प्लाज्मोडियम। और किसके थ्रू फैलता है, तो आप लोग सुने होंगे मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है बाबू। तो मच्छर में भी कौन सा, मच्छर में भी फीमेल मच्छर, उस फीमेल मच्छर का नाम क्या था, एनोफिल्स मॉस्क्यूटो। और एनोफिल्स जो मॉस्क्यूटो होती है बाबू, वह कैसी होनी चाहिए, तो प्रेग्नेंट। तो आपसे पूछा जाएगा किस मच्छर की सहायता से यह डिजीज फैलता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो। क्लियर है यहां तक? चलिए बाबू ये क्लियर हो गया होगा। अब समझिए मेरी बात। अब मान लो इसके बारे में बताते, मैं थोड़ा सा कैसे बताऊं, हाँ जी बताते हैं। बताना चाहूंगा जैसे मान लो कि जो मेल मॉस्क्यूटो है और फीमेल मॉस्क्यूटो को क्या कर दिया बाबू, प्रेग्नेंट कर दिया। लड़का का तो आदत ही होता है बाबू छिछोड़ापंती करने का, लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, यानी कि क्या बोलते हैं, मेल मॉस्क्यूटो ने फीमेल मॉस्क्यूटो को प्रेग्नेंट कर दिया और मेल मॉस्क्यूटो क्या हो जाता है, इसको छोड़ के चला गया। लड़का ऐसे ही होता है ना जी, अशिक्षित था। चलिए प्रेग्नेंट हो गई लड़की। अब वह लड़की नहीं, क्या बोल रहा मैं, मॉस्क्यूटो प्रेग्नेंट हो गए। आप प्रेग्नेंट हो गई बाबू, तो बताओ इसके अंदर इसका बेबी सरवाइव करेगा ना जी, बोलेगा ना जी, लिटिल बेबी सरवाइव करेगा। अब इसके अंदर बेबी पल रहा है, किसके अंदर, फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के अंदर। तो बताओ बेबी को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी ना, बिल्कुल पड़ेगी। तो न्यूट्रिशन की जरूरत जैसी पड़ेगी, तो न्यूट्रिशन इसको कहाँ से मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा बाबू, ब्लड के थ्रू मिलेगा। इस प्रेग्नेंट मॉस्क्यूटो के अंदर जो बेबी पल रहा है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो ब्लड के थ्रू मिलेगा। अब ब्लड के थ्रू जब भी मिलेगा ना बाबू, जब क्या करेगी, जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती है वह क्या करेगी, चूसेगी खून को, क्या करेगी, चूसेगी। यहां तक क्लियर है? अब चलिए यह फैलता कैसे उसके बारे में बताता हूँ। अब मान लीजिए बाबू क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोग को यहाँ पे। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अब मान लीजिए फीमेल जो मॉस्क्यूटो है बाबू अपने बेबी के लिए न्यूट्रिशन ढूंढ रही है। अब कोई किसी के शरीर के ऊपर क्या हुआ, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का हाथ है, रहने दो हाथ क्या बना, किसी के ऊपर यह बैठती है और यह बैठने के बाद क्या करती है बाबू, यह मॉस्क्यूटो है, मान लो क्या जाता है, मानने में क्या जाता है, यह मॉस्क्यूटो है, यह मॉस्क्यूटो किसी के ऊपर बैठती है और किसी के ऊपर जैसे बैठेगी खून चूसने के लिए। अब खून चूसने के लिए बैठेगी बबुआ, तो बताओ इसके डंक से उस इंसान के शरीर के अंदर छेद हो जाएगा ना, पोर बन जाएगा। अब जैसी पोर बनेगा तो इस फीमेल के साथ साथ कौन चल रहा होता है, प्लाज्मोडियम चल रहा होता है। तो यही प्लाज्मोडियम क्या होगा, उस मेल के या फीमेल के बॉडी में क्या करेगा बाबू, एंटर करेगा। और एंटर करने के बाद उस मेल के बॉडी में ही क्या होता है, स्प्लीन होता है। स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अब इसी ब्लड बैंक में जो आपका ब्लड होता है वह स्टोर होता है। अब जैसे छेद हुआ तो क्या होगा बाबू, एंटर करेगा, प्लाज्मोडियम एंटर कर गया। और एंटर करने के बाद वह प्लाज्मोडियम कहाँ पे पहुंच जाएगा, उसके रास्ते कहाँ पहुंचेगा, स्प्लीन में पहुंचेगा। स्प्लीन में ब्लड बैंक है बाबू, तो यहाँ पे खून स्टोर होता है। और यहाँ पे जाने के बाद यह क्या करेगा, पूरा खून को ही क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। और अगर पूरा खून को इन्फेक्टेड कर देगा बाबू, तो बताओ क्या हमारा खून सही सलामत रह पाएगा, सही सलामत नहीं रह पाएगा बाबू। तो उससे हम लोग क्या दे देंगे, मलेरिया डिजीज घोषित कर देंगे। क्लियर है? चलिए आई होप मलेरिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन सा मलेरिया किस प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मॉस्क्यूटो कौन सा, तो प्रेग्नेंट फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। भाई जो कुमारी मच्छर होती है ना उसके थ्रू नहीं फैलेगा, जब भी फैलेगा भाई तो किसके थ्रू, जो शादीशुदा होती है, भाई शादीशुदा नहीं बोल सकते हैं, जो प्रेग्नेंट हो जिसके थ्रू ही फैले। क्लियर है? चलिए अब मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा सिम्टम की बात करूं तो
इसका जो सिम्टम होता है वही वाला हाई फीवर, सिम्टम होने का चांस है, सिम्टम खाने का चांस हाई फीवर हो सकता है, इसका भी यानी कि तेज बुखार हो सकता है, हाई फीवर। हाई फीवर होने के बाद है मलेरिया में क्या होता है, इंसान कमजोर पड़ने में लग जाता है, तो वीकनेस भी आ सकता है इसके अंदर, वीकनेस भी आ सकता है। मतलब सिम्टम्स में आप सभी लोगों को पता है कि भाई ज़्यादातर क्या होता है, हाई फीवर आ सकता है या फिर इंसान के अंदर वीकनेस का रियलाइज हो सकता है। अभी बहुत सारा सिम्टम है इसका, मलेरिया का भी बहुत सारा सिम्टम है। चलिए बाबू, इसी के साथ आपका प्लाज्मोडियम के थ्रू होने वाला एक यहाँ पे खत्म हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मलेरिया आपका खत्म हो गया। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ के थ्रू फैलने वाला जो हमारा डिजीज है वह एमोबाइसिस। एमोबाइसिस को बोला जाता है एमियोबिक डिसेंट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमियोबिक डिसेंट्री भी बोला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह भी प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या बाबू? उस प्रोटोजोआ का नाम है एंटो मोएबा क्या हिस्टोइटिका। क्या बाबू? एंटो मोएबा हिस्टोइटिका, एंटो मोएबा हिस्टोइटिका। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ के थ्रू फैलेगा? तो एंटो मोएबा हिस्टोइटिका। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ कि इसका सॉरी टू से डेट बट लाइट की कट जाने की वजह से आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।